Hello, welcome again. Today we'll talk about the rate limiting steps of glycolysis and the ATP generation. अब आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमेशा किसी भी रिएक्शन के अंदर वो स्टेप्स जो इरिवर्सिबल हों, जो वन वे में हो रहे हों, वही रेट लिमिटिंग होते हैं. अब मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें, इसमें जो स्टेप्स मैंने रेड एरो से दिखाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये पहले वाला स्टेप जिसमें हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, दैट स्टेप, दिस स्टेप. उसके अलावा ये वाला स्टेप जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर, राइट, ये वाला स्टेप. और यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये वाला स्टेप जब फास्फोइनोल पायरुवेट आपके पास पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं. और यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल हुए हैं, फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये इन एंजाइम्स को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम्स. या कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, ये फास्फोइनोल पायरुवेट काइनेज है, तो ये एंजाइम्स हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम्स हैं जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप्स को करवा रहे हैं. अब आई होप यहाँ से आपको सही समझ में आएगी. हमारे पास ये जो पहले वाला स्टेप है जब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है हेक्सोकाइनेज, तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है. इसके अलावा ये वाला स्टेप जब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर, यानी कि सेकंड फॉस्फोराइलेशन हुई है, सेकंड एटीपी यहाँ इस्तेमाल हुई है, तो हमारे पास ये वाला एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये भी हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये भी रेट लिमिटिंग स्टेप है. एंड फर्दर मोर अगर हम बात करें इस स्टेप की जहाँ पे फास्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे एंजाइम पायरुवेट काइनेज इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास ये एंजाइम भी, ये भी स्टेप भी हमारे पास क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, और ये एंजाइम भी रेट लिमिटिंग एंजाइम है. अब हम आगे चलते हैं. अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें एटीपीज़ की इन्वेस्टमेंट की और एटीपी की जनरेशन की, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फास्फोराइलेशन हुई है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, तो पहली एटीपी हमारे पास यहाँ यूज़ हुई है, एक एटीपी यहाँ इस्तेमाल हुई है. फर्दर मोर इस स्टेप को अगर आप देखो, यहाँ पे एक और फास्फोराइलेशन हुई है, एक और रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये दोनों रेट लिमिटिंग स्टेप है, तो यहाँ पे भी एक एटीपी इस्तेमाल हुई है, तो हमारे पास 2 एटीपीज़ यहाँ तक इस्तेमाल हुई हैं, और इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़. ये हमारे पास यहाँ तक इन्वेस्टमेंट फेज़ है, राइट. इसके बाद क्या हुआ है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, ये ब्रेक डाउन कर गया है 2 कार्बन वाले फ्रेगमेंट्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ये बने हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग फेज. दिस इज स्प्लिटिंग फेज. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारे पास जनरेशन वाला फेज, एनर्जी जनरेशन वाला फेज. यहाँ पे ये एनर्जी जनरेशन फेज है. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये रिएक्शन 2 बार होते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बने हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, एक ग्लूकोज में थे, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन 2 बार होगा, और जो हमें एटीपीज़ मिलेंगी वो 2-2 मिलेंगी. अभी हमारे पास एक एटीपी यहाँ मिली है हमें इस स्टेप में, जब हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो एक एटीपी यहाँ मिली है. उसके बाद हमारे पास एक एटीपी यहाँ मिली जब हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे पास ओवरऑल 4 एटीपीज़ मिल जाएंगी. 2 एटीपीज़ हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास 4 एटीपीज़, राइट. इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी को ट्रांसफ़र कर रहा है और हमारे पास एटीपी बन रही है. सो हमारे पास ओवरऑल अगर हम बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास 4 एटीपीज़ बनती हैं हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर. और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं जब सबस्ट्रेट खुद फॉस्फेट ग्रुप दे एडीपी को, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इन्वॉल्वमेंट के अलावा हमें जो एटीपीज़ मिलते हैं उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. तो नेट हमारे पास 2 होंगे क्योंकि 2 इस्तेमाल कर चुके हैं, ऊपर हमें टोटल 4 मिले हैं. इसके अलावा हमारे पास NADS भी तो मिले हैं हमें. हमारे पास ये NADS जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, अगर ऑक्सीजन मौजूद हो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और ये NADS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो ये भी हमें एटीपीज़ प्रोवाइड करते हैं. तो उनकी बात करते हैं. हमारे पास बेसिकली होते हैं शटल सिस्टम. हमारे पास 2 शटल सिस्टम होते हैं. हमारे पास एक होता है मेलेट अस्पार्टेट शटल और दूसरी होती है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल. जब हमारे पास NADS मेलेट अस्पार्टेट शटल में पास करता है, तो हमारे पास हमें मिलते हैं 2.5 एटीपीज़ फॉर 1 NADS. अगर हमारे पास 2 NADS मिले हैं, 2 NADS हमें देंगे 2.5, हम 2 NADS हमें देंगे 5 एटीपीज़, क्योंकि एक से हमें 2.5 मिलते हैं, तो 5 एटीपीज़ अगर ये वाली शटल इस्तेमाल हो. अगर तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इस्तेमाल हो तो हमें ये देती है 1.5 एटीपी पर NADS मॉलिक्यूल. अगर हमारे पास 2 NADS मॉलिक्यूल हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमारे पास हमें मिलती हैं 3 एटीपीज़. तो ये लीस्ट इकोनॉमिकल शटल है. इसके लिए ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मेलेट अस्पार्टेट शटल इस्तेमाल होती है, राइट. तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, ओवरऑल बात करें एटीपीज़ की, तो हमारे पास 4 एटीपी हमारे पास बने थे कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर. नेट हमारे पास कितने थे,
2 थे, 4 हमें बने थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। हमारे पास अगर हम इमेजिन करें कि मेलेट अस्पार्टेट शटल इस्तेमाल हुई है, मेलेट अस्पार्टेट शटल अगर इस्तेमाल हुई है तो हमारे पास एक NADS हमें देगा 2.5 ATP, एक NADS देगा 2.5, और हमारे पास बने थे 2 NADS, तो 2 NADS हमें देंगे 5 ATPs, तो 4 + 5 टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 9 ATPs हो जाएंगे एरोबिक के अंदर। और 2 हमें इस्तेमाल हुए थे, तो -2 अगर हम कर लें तो हमें मिल जाएंगे 7 ATPs, अगर हम -2 करें तो हमें मिल जाएंगे 7 ATPs। और अगर हम बात करें एनारोबिक की, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, NADS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद होता नहीं है, तो हमारे पास ये किसी काम के नहीं है, ये तो हमें ATP दे नहीं सकते हैं NADS, तो उसमें हमारे पास 4 ATPs ही बनते हैं, और हमारे पास नेट जो है वो 2 ही होते हैं क्योंकि 2 ऊपर इस्तेमाल हो चुके होते हैं। सो दैट्स अबाउट द ATPs। थोड़ा आगे हम चलते हैं। अब अगर हम बात करें NAD रीजनरेशन की, अब आपको पता है हमारे पास NADS जो है, यहाँ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ थोड़ी बहुत। हमारे पास अगर हम बात करें एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में तो क्या होता है, NADS जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और हाइड्रोजन को जो है वो दे देता है, अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दे देता है, और NAD रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, तो बहुत ज़रूरी है कि NAD को रीजनरेट किया जाए। अगर हमारे पास NAD खत्म हो जाएगा, NAD दोबारा नहीं रीजनरेट होगा, तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस चल नहीं पाएगा। तो NAD रीजनरेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, वो क्या करवाता है, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है लैक्टेट के अंदर, और हमारे पास NADS से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे रिमूव होता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है NAD की रीजनरेशन। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट की जगह लैक्टेट क्यों बनता है। पायरुवेट की जगह बेसिकली लैक्टेट इसलिए बनता है क्योंकि हमने NAD को रीजनरेट करवाना होता है, राइट। जबकि एरोबिक के अंदर तो NADS अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने हाइड्रोजन को दे देता है, तो उस वहाँ रीजनरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, राइट। अब हम थोड़ी बहुत बात एंजाइम्स की कर लेते हैं ना, क्योंकि रेट लिमिटिंग स्टेप्स की तो हमने बात की, हम उन एंजाइम्स की भी बात करें कि वो उन एंजाइम्स के ऊपर कौन से फैक्टर एक्ट करते हैं और वो किस तरह रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। बेसिकली ये 3 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के रेट लिमिटिंग स्टेप्स। पहला स्टेप, जब हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। और जबकि उसके अलावा जो स्टेप था सेकंड वाला स्टेप, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, यहाँ पे सेकंड एंजाइम होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये भी हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम है। उसके अलावा जब हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो वो उस एंजाइम वो उस रिएक्शन को करवाता है पायरुवेट काइनेज, ये भी हमारे पास क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो ये बेसिकली 3 रेट लिमिटिंग एंजाइम है जो 3 रेट लिमिटिंग स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में करवाते हैं। अगर इन स्टेप्स को उल्टा कर दिया जाए, अगर इन स्टेप्स को रिवर्सिबल कर दिया जाए, तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज बनता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। इसकी हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हम पहले रेट लिमिटिंग स्टेप की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जिसको हमारे पास ये वाला एंजाइम करवाता है हेक्सोकाइनेज। अब हमारे पास क्या होता है, इस स्टेप को 2 एंजाइम करवा सकते हैं, या तो हेक्सोकाइनेज करवा सकता है या ग्लूकोकाइनेज करवा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे ऑस्पी में पूछ लेते हैं या एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत ना। तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज जो होता है ये हमारे पास बॉडी के तमाम टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है, और ग्लूकोकाइनेज सिर्फ हमारे पास लीवर के अंदर मौजूद होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास क्या होता है, हेक्सोकाइनेज जो है वो लो KM के ऊपर भी एक्ट कर सकता है, यानी कि जब हमारे पास ग्लूकोज इवन कम हो तब भी ये एंजाइम काम कर सकता है। और ये एंजाइम तभी काम करेगा जब हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी KM जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हेक्सोकाइनेज को उसका अपना ही प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही उसको इनहिबिट कर सकता है, यानी कि इसकी सबस्ट्रेट लेवल इनहिबिशन होती है। जबकि ये वाला एंजाइम जो है ग्लूकोकाइनेज, इसकी इनहिबिशन नहीं होती है, इसको अपना इसका प्रोडक्ट इनहिबिट नहीं करता है। इसके अलावा हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के ऊपर इंसुलिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को इंसुलिन बढ़ा देता है, राइट। सो दिस एंजाइम इज इंड्यूसिबल बाय इंसुलिन। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हेक्सोकाइनेज का जो लेवल होता है वो अफेक्ट नहीं होता फास्टिंग या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से, जबकि ग्लूकोकाइनेज का जो लेवल होता है वो डिपेंड कर रहा होता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के ऊपर। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस ये है कि हमारे पास हेक्सोकाइनेज सिर्फ जो है वो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट नहीं करता, ये ग्लूकोज के ऊपर भी एक्ट करेगा, फ्रक्टोज पे एक्ट कर सकता है, ग्लैक्टोज के ऊपर भी एक्ट कर सकता है, जबकि हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो ओनली स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज होता है। दैट्स द डिफरेंस।
क्योंकि जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप इस स्लाइड की पिक्चर ले लीजिएगा या इसको दोबारा देख लीजिएगा, सो दैट मैं आपको समझा सका हूँ। और इसके अलावा तो ये इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। अब आगे चलते हैं। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि मोस्ट कमिटेड स्टेप कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस का। अब ग्लाइकोलाइसिस का मोस्ट कमिटेड स्टेप जो है वो होता है हमारे पास जब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर, यानी कि वो स्टेप जिसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 करवा रहा होता है, जो कि आपकी सेकंड फॉस्फोराइलेशन होती है। 6 नंबर पे फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ है जो कि पहले स्टेप में लग जाता है। अब ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो ये लगा है फॉस्फेट, जिसको इस एंजाइम ने करवाया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ने, तो ये सबसे ज़्यादा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, राइट। और ये एंजाइम आपको याद आना चाहिए। अब इसकी रेगुलेशन की हम बात कर लेते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को क्या रेगुलेट करता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एटीपी रेगुलेट करता है। पहली बात तो ये है, अगर आपके सेल के अंदर ज़्यादा एटीपी बन रही है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी कम हो जाएगी और ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। इसके अलावा सिट्रेट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के अंदर TCA साइकिल ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा एटीपी बनेंगे और सिट्रेट भी ज़्यादा बनेगा, तो सिट्रेट भी जो है वो क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को। जबकि इसके अलावा AMP की कंसंट्रेशन या ADP की कंसंट्रेशन, ये जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देती है। तो ये इसको इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को बढ़ाती है, चूँकि वो डीफॉस्फोराइलेट करती है। हमारे पास जो ये जिस फॉस्फेट ने इसको इनहिबिट किया होता है तो वो उसको रिमूव करवाती है, तो इंसुलिन भी इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, इसको इंड्यूस करती है, राइट। इसके अलावा हम बात कर लें लास्ट एंजाइम की, पायरुवेट काइनेज की, तो पायरुवेट काइनेज को जो एक्टिवेट करती है वो करती है इंसुलिन। चूँकि पायरुवेट काइनेज जब फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर होता है ना तो ये इनएक्टिवेट होता है। जब हमारे पास इंसुलिन आती है तो इंसुलिन क्या करती है, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाती है, इंसुलिन करवाती है इसकी डीफॉस्फोराइलेशन और हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाता है पायरुवेट काइनेज, राइट। और इसके अलावा ग्लूकागॉन, ATP, साइक्लिक AMP, सिट्रेट, ये जो हैं वो पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करते हैं। और ये ग्लूकागॉन और ATP, सिट्रेट, तो ये जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को भी इनहिबिट करते हैं। So that was all about the rate limiting steps in ATP generation in the glycolysis. Thank you very much.